budget presented by State Bank of India. Or very good afternoon, Dhananjay sir, and thank you so much for taking out time on this eventful day. Mr. Sinha, your first reaction to the budget. आपने budget को आप कैसा देखते हैं for markets and for middle class? So I think the budget is trying to जो आज के संदर्भ में जो भी पेन पॉइंट्स हैं, I would say जो आप ये देख रहे हैं कि भाई कंजप्शन डिमांड बहुत वीक है, ओवरऑल डिमांड भी काफी वीक है. कॉर्पोरेट्स में अगर आप देखो तो मतलब most of the consumer companies, they are showing growth of roughly about 1 or 2%. I would say given the context that हम 7% 6% का GDP growth बता रहे हैं, जो बजट भी assume किया वो it's very less. Likewise, I would say the capex of the private sector वो भी काफी मतलब lacking है. तो ये बजट एड्रेस कर रहा है वो पूरा प्रॉब्लम जो है हाउस सिचुएशन इन पर्टिकुलर वो इसको एड्रेस कर रहा है. उसके हिसाब से अगर वो करेगा तो शायद उसका प्राइवेट केपेक्स वगैरह भी रिवाइव होगा. तो आई थिंक इमीडिएट टर्म्स में दे आर ट्राइंग टू एड्रेस द मिडिल क्लास कंसर्न्स वेयर वी आर सीइंग अ श्रिंकेज दैट इज बीन देयर. और रूरल में भी इनका काफी फोकस है. दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट कि भाई स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो थोड़ा इम्पेटस जाए. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्क्रीट इसमें ये है कि जो इन्होंने राहत दिया है इनकम टैक्स के तौर पे जो स्लैब बढ़ा है वो एक बड़ा राहत है. उससे अर्बन कंज्यूमर के लिए, सेमी अर्बन कंज्यूमर के लिए काफी है. आई वुड से ऑल्सो इन्होंने TDS वगैरह का भी जो भी किया रियायत किया है रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम वगैरह के लिए वो ठीक है. आई वुड से डिमांड जो प्रॉब्लम जो प्रेशर जो दिख रहा है उसको शायद इंप्रूव करेगा क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव होता है. तो आई वुड से दैट इज द थिंग. इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है उसमें अंडर परफॉर्मेंस है. उन्होंने 11 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ जो है उन्होंने बजट किया था. इनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है 1 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल है. तो इन्होंने इस बार भी बराबर वही लेवल पे रखा है, मतलब टोटल स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड. बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक ही रखे है. आई वुड से टोटल स्पेंडिंग ग्रोथ इन्होंने करीब 7.1% का रखा है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6.5% के आसपास है. तो मेरे हिसाब से जो एरिथमेटिक में इनका जो मुझे डाउट है वो कि इन्होंने टैक्स रेवेन्यू जो अजम्पशन है 11% का ग्रोथ वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है जब आप टैक्स की रियायत दे रहे हैं. तो मेरे हिसाब से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाद में जो टैक्स रेवेन्यू आएगा एक्चुअल में तो उस हिसाब से वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. तो मेरे हिसाब से इट इज मोर ऑफ कंजम्पशन ड्रिवन and household income driven budget rather than capex driven budget. So I think that is what they are trying to address. Does that mean sir कि capex सरकार नहीं करेगी, they want private companies to really come forward and do the capex this time? Yeah, I think इनका तो ये अनुमान काफी दिन से है कि भाई इन्होंने काफी रियायत पहले अगर 10 साल देखे तो काफी कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिया है. टैक्स कट कॉर्पोरेट्स का किया इन्होंने. काफी उनका जो बैड लोन्स है वो रेजोल्यूशन करवाया और काफी बेनिफिट भी दिया. प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़ा है कंपनीज का. तो उनका ये अनुमान था कि और इंफ्रा में स्पेंडिंग करा तो इनका ये अनुमान था कि क्राउडिंग इन होगा प्राइवेट कंपनीज केपेक्स का, जो कि नहीं हुआ है. तो मेजर प्रॉब्लम जो है आपका डिमांड साइड पे है. ये बजट उसी तरह इशारा करे कि हम अब डिमांड साइड को एड्रेस करें. प्राइवेट केपेक्स होना होगा तो वो अगर हम डिमांड को हम रिसरेक्ट करें तो प्राइवेट केपेक्स ऑटोमेटिकली या हो सकता है उसके बाद आए. ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना यथार्थ में बदलता है. बट ये उनका अनुमान है कि अगर हम डिमांड साइड इंप्रूव करें तो इवेंचुअली केपेक्स आ जाएगा. तो आई थिंक ये ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है आपका बजट का. मिस्टर सिन्हा, अगर ये जो उन्होंने चेंजेस की है इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कंजम्पशन बूस्ट के लिए, अगर ये लागू होती है 1 अप्रैल 2025 से, सो कितना समय लगेगा इसको सिस्टम में आने के लिए एंड देन रिफ्लेक्टिंग इन द अर्निंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया? सो मेरे हिसाब से आप इसको देखिए तो मतलब
2 क्वार्टर में ये काफी दिखने लगेगा एक्चुअली। जो आपका ये जो इसको आप टैक्स कट को स्टिमुलस के तौर पे अगर देखें तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 2 क्वार्टर में पीक आउट होता है या 2-3 क्वार्टर में पीक आउट होगा। पहला क्वार्टर में आपको वो दिखेगा नहीं। तो टिपिकली अगर एकेडमिकली देखें वो तो दूसरे क्वार्टर में वो इंटेंसिफाई हो सकता है, एक आध क्वार्टर और आगे पीछे हो सकता है, बट आई वुड से 12 महीने में वो एक्चुअली फिर से टेपर होने लगेगा। बट ये इम्पेटस जो है आपको करीब 6 महीने से 9 महीने के बीच में आपको थोड़ा इंटेंसिफाइड होता हुआ दिखेगा। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, 4.8% फॉर FY25, 4.4% फॉर FY26। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो है फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है और ग्रोथ इम्पीटस की तरफ कब? मेरे हिसाब से इनका ये जो फ्रेमवर्क है वो काफी दिन से है, तो मेरे हिसाब से टोटल स्पेंडिंग ग्रोथ जो इन्होंने पकड़ा है वो करीब 7% प्लस है। तो इट इज एक्चुअली लिटिल बिट अबव 7%. इट इज लेस देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, व्हिच मींस इट इज अ ड्रैग ऑन द ओवरऑल डिमांड साइड, एंड द फैक्ट दैट दे आर आल्सो लुकिंग एट फिस्कल डेफिसिट बीइंग लोअर्ड, जो फिस्कल ग्लाइड पाथ है, तो उस हिसाब से भी आई वुड से कि वो टैक्स ज्यादा वसूलेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, तो ओवरऑल सिस्टम में वो ड्रैग होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में जो है ज्यादा इंटेंसिटी से वो ड्रैग ज्यादा महसूस होगा। मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो केपेक्स में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है और कैपिटल गुड्स सेक्टर ने आज यहाँ पे दबाव देखने को मिला। इंफ्रा स्पेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला, पर इंश्योरेंस एक सेक्टर है जहाँ पे एफडीआई को अनुमति दी गई है। एफडीआई लिमिट्स जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% किए गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो रिफॉर्म जो है इनका था, मतलब ये इंश्योरेंस सेक्टर में काफी दिन से रिफॉर्म हो रहा है, तो दे माइट बी एक्सपेक्टिंग मोर फॉरेन कंपनीज टू कम एंड सेट अप शॉप्स विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। आप इंडिपेंडेंटली भी आ सकते हैं अगर 100% एफडीआई है तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है कि ओनरशिप के तौर पे ये बेटर सिनेरियो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज का। दूसरे इश्यूज भी हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे कैन ग्रो देयर टैक्स इम्प्लीकेशन एंड ऑल, वो अलग दबाव में है, बट आई वुड से ये ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इज अ पॉजिटिव sort of measure, yeah. आज एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक पुल बैक देखने को मिला, बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। तो आप अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं बजट को देखते हुए विच यू विल बी विच यू थिंक आर गोइंग टू आउट परफॉर्म, एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ दबाव रह सकता है? नहीं, दबाव तो हमने देख ही लिया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बना रहेगा। कंज्यूमर गुड्स जो है वो अच्छा, एफएमसीजी कंपनीज, आई वुड से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये वाइट ब्राउन गुड्स एटसेट्रा, these people can actually do better. एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से राइट पीएसयू बैंक्स वगैरह वहाँ पे भी मेरे ख्याल से थोड़ा दबाव बना रहेगा। हाँ, क्योंकि पीएससी सेक्टर के लिए भी खास तौर पे डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में उन्होंने 47,000 करोड़ का रखा हुआ है FY26 के लिए। FY25 के लिए 50,000 करोड़ का लक्ष्य तो है, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू डू समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट क्या एक कैन द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट शिफ्ट टू डिसइन्वेस्टिंग, प्राइवेटाइजेशन, सो एज टू गार्नर मोर रिसीट्स? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे इनका क्या है, अभी नौकरी और नौकरी की तरफ, इनका एम्प्लॉयमेंट की तरफ काफी जोर है, तो मुझे नहीं लगता है ये इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा मतलब एम्फसाइज करेंगे। आई थिंक दे आर वेरी कंजर्वेटिव देयर, और मुझे लगता है वो स्टैंड इनका मेंटेन रहेगा। मिस्टर सिन्हा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने अंडर परफॉर्म किया है। इट इज सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने अब पिछले यानी कि FY25 में ग्रोथ को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स की गई है, MSMEs को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं, लेकिन इज एनफ बीइंग डन सर?
आई थिंक शुरू किया है, शुरुआत है, तो आई थिंक ये एम्फेसिस है, तो ये बरकरार रहना चाहिए। एक्चुअली ये बरकरार रहेगा क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अब तक जो आपने स्टिमुलस दिया है कॉर्पोरेट्स को, बड़े कॉर्पोरेट्स को, और उनको एनकरेजमेंट दिया है, दे वर एक्सपेक्टिंग भाई केपेक्स वगैरह होगा, उसके कारण जो है एम्प्लॉयमेंट तो हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट्स के एक्चुअली बैलेंस शीट सुधर गए, प्रॉफिट्स बढ़ गए, लेकिन उनके फिजिकल कैपिटल एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा है। तो आई थिंक इनका जो फोकस है अब जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है, जो एमएसएमई सेक्टर पे हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, आई वुड से हेल्थ केयर, ये सब चीज इन्होंने, टेक्सटाइल, ये सब पे अगर इन्होंने आप देखेंगे तो इनका तवज्जो रहा है इधर पे। तो ये जो है मेरे ख्याल से अगले 2-3 सालों तक इनका ये एम्फेसिस रहेगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और ये एक्सपेक्ट करना कि कंपनीज अपने से आके केपेक्स करे, वो नहीं होगा जब तक कि अगर डिमांड सिनेरियो रेजिलिएंट ना हो, तो वो नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रैक्टिकली बेटर स्ट्रैटेजी है। तो क्लियरली गवर्नमेंट का जो फिजिकल पाथ है और स्ट्रैटेजी वो शिफ्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से बाजारों का रुख क्या रह सकता है? बाजार का रुख नहीं लेना है, एक्चुअली आपको ये सेक्टर का या इंडिविजुअल स्टॉक्स का रुख लेना है। वो आपको जो मैंने बताया जो सेक्टर्स है वो बेटर करेंगे। आप अगर वो आप पकड़ लिए तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न देगा अच्छा। इस बार अगर डिफेंस में स्पेंड देखें तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, मार्जिनली हायर। अगर हम रेलवेज पे देखें तो जितना पिछले वर्ष में था उतना ही किया गया है। इसका मुख्य कारण क्या रह सकता है? देखिए मैंने बताया ना कि अगर आप टैक्स रेवेन्यू देखें पूरे एरिथमेटिक में आप देखिए तो काफी आई वुड से एक तरह का लॉग जैम है। आई वुड से अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखें तो 9% से लेस है, एक्चुअली लेस देन 9%। इफ यू लुक एट द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर वो असम्पशन 10.1% रखे हैं, तो इसके कारण आपका टैक्स बॉयंसी कम होगा। इन्होंने वो भी ऑप्टिमिस्टिक नंबर रखा है, तो मेरे हिसाब से टैक्स शॉर्टफॉल होगा। अगर वो टैक्स शॉर्टफॉल होगा, अगर आपको इनकम टैक्स का रिडक्शन देना है, बाकी कंजम्पशन इनकम को आपको सपोर्ट करना है, तो आपका ट्रेड ऑफ हो जाएगा कि टोटल स्पेंडिंग हम कहाँ करें। तो इस साल हमने देखा कि कैपिटल आउटले उन्होंने कम करा 1 लाख से एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर और लेस मैच कर रहे हैं। तो ये ट्रेड ऑफ इनके लिए काफी इंटेंस है। तो अभी तक इन्होंने पिछले 7-8 सालों में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो रोड्स, रेलवेज और डिफेंस में। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रोमाइज उधर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कर लिया है काफी। और अभी जो स्पेंड किया है उसका यूटिलाइजेशन होना है। मतलब रोड्स आपने बना लिए, आप गाड़ी चल रहा है कि नहीं, उसका यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो वो आपका जो है डेट बर्डन में बढ़ जाता है और आपको टैक्स इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये एक प्रॉब्लम जो है मेजरली है पूरे सिस्टम में। मिस्टर सिन्हा, फिस्कल डेफिसिट एट 4.4, क्या ये एक लेवी देता है, एक रूम देता है आरबीआई को ब्याज दर में कटौती करने का? सॉरी रूम नहीं देता है। देखिए आपको ऐसा जो आपको समझाया ये ट्रेड ऑफ है, तो आपको फिस्कल डेफिसिट टारगेट आपको मेंटेन करना है, वो एक इनका कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट पे जो आपका टैक्स रेवेन्यू आएगा उस हिसाब से आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। जो ट्रेड ऑफ काफी वो हो रहा है, इंटेंसिव हो रहा है। इसके कारण आपका जो है स्पेंडिंग पे आपका बजट कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली वो जो है एक तरह का लिमिटेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन है, वो लिमिटेशन तय करता है टोटल स्पेंडिंग कैपेबिलिटी पे। तो क्या फिर ब्याज दर में कटौती की संभावनाएं बनती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से? मुझे लगता है उसके लिए वो अलग विषय है, इसलिए फिस्कल कंसोलिडेशन से इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ का प्रॉब्लम है। सीडी रेशो, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो वो 40-30 साल के पीक लेवल पे है, वो एडजस्ट होने की जरूरत है। अभी आप कंजम्पशन डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है ये एकदम क्लियर नहीं है कि आप रेट कट कर सकते हैं। मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट ऑन हाउ टू सी द इम्पैक्ट ऑफ बजट on the markets and economy. Thank you so much for your time. Thank you. Bye. Bye bye. तो यहाँ पे बिल्कुल साफ
ये है कि सरकार ने जो कदम लिए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे सरकार जो है वो बहुत काम करना है।